नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में आज तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही बिहार की सियासत में ऑडियो बॉम्ब फट गया। दरअसल सुशील कुमार मोदी बीजेपी के नेता ने एक ऑडियो टेप जारी किया और यह आरोप लगाया है कि उसमें लालू प्रसाद यादव जेल से ही बीजेपी विधायक को फोन कर रहे हैं और चुनाव से दूर रहने के लिए मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम। चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो। दुनिया जानती है कि बिहार की राजनीति के धुरंधर रहे लालू प्रसाद यादव इन दिनों रांची की जेल में बंद है, लेकिन सियासत के जंगबाजों का कहना है कि अभी भी वो सियासी खेल में है। बीजेपी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जेल में बैठे बैठे ही नई सरकार के खिलाफ गोटियां सेट कर रहे हैं। बीजेपी ने लालू यादव का एक कथित ऑडियो टेप जारी किया है, जिसमें लालू यादव कथित रूप से बीजेपी विधायक ललन पासवान के आगे मंत्री पद का चारा डाल रहे हैं। सुनिए ये ऑडियो टेप। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम। चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर। ठीक है ठीक। ये ऑडियो टेप बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जारी किया है। सुशील मोदी ने ये टेप जारी करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, लालू यादव ने दिखाई अपनी असलियत। लालू प्रसाद यादव एनडीए के विधायक को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने हेतु प्रलोभन देते हुए हम लोग तुमको आगे भी बीजेपी खेमे की तरफ से जारी इस टेप की बातें अगर सही है तो लालू यादव जेल से बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर चुके थे। दरअसल आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था। लालू यादव ने इस ऑडियो टेप में पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान से 3 बार कहा कि स्पीकर के चुनाव में एब्सेंट हो जाओ। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। बदले में लालू यादव ललन पासवान को फायदा कराने उन्हें मंत्री पद ऑफर कर रहे हैं। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? विधानसभा स्पीकर चुनाव से ऐन पहले लालू का ये कथित ऑडियो टेप आया तो सियासत में धमाका हो गया। ललन पासवान ने कबूल किया कि ये ऑडियो लालू और उनकी बातचीत का है। लालू ने उन्हें मंत्री पद का प्रलोभन दिया था। जब लालू का फोन आया था तब ललन पासवान सुशील मोदी के साथी थे। मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा आगे का बहाना कर लो, ये कर लो। तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं, जो बात भी है।
तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास में मेरा बात पर ही था। लालू यादव के इस कथित ऑडियो टेप के बाहर आने के बाद बीजेपी खेमा हमलावर है। बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने लालू यादव को तिहाड़ जेल भेजने की मांग उठा दी। सभी एनडीए के एमएलए को सुरक्षा चाहिए, नहीं तो 2-4 एमएलए को लोग मार भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा सुरक्षा चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद जी को जिस तरह से किए हैं इनको भेजना चाहिए बाहर, तभी जाके मामला कार्रवाई रुक हो पाएगा। और सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच अति आवश्यक है, इसलिए कि ये बड़ा मामला है, जेल से फोन करना बड़ा मामला है, सीबीआई जांच आवश्यक है। लालू कॉलिंग ललन वाले इस एपिसोड के सामने आने के बाद विपक्ष में भी हलचल मच गई। आरजेडी की तरफ से दावा किया गया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तमाम लोग लालू यादव की मिमिक्री कर लेते हैं। लालू प्रसाद जी की आवाज निकालने वाले देश में और राज्य के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में चलता रहता है। तो लालू जी की आवाज निकाल करके जिन लोगों ने इस समय का इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, जो स्वयं राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं, पॉलिटिकल क्वारंटीन हो चुके हैं इन दिनों में, वो अपना रिवाइवल खोज रहे हैं लालू जी के नाम, क्योंकि लालू जी के नाम से ही जो कई लोग राजनीति में अभी तक जिंदा है भाजपा के अंदर, जदयू के अंदर, वो अपनी उपस्थिति, अपनी प्रासंगिकता को कायम रखना चाहते हैं। पर इनकी अफवाह से राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनका रिवाइवल भी कतई संभव। सुशील मोदी ने कल ही एक मोबाइल नंबर ट्वीट करते हुए लिखा था कि लालू यादव इस नंबर से बीजेपी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था, लालू यादव रांची से एनडीए के विधायकों को कॉल कर रहे हैं, उन्हें मंत्री पद का प्रलोभन दे रहे हैं। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो सीधे लालू यादव ने उसे रिसीव किया। मैंने लालू से कहा कि आप ये गंदा खेल बंद कीजिए, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है, तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं। लालू यादव फिलहाल रांची में चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं। 27 नवंबर को उनकी जमानत पर अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन उससे पहले इस ऑडियो कांड ने लालू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 27 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के जमानत पर सुनवाई होनी है और इस ऑडियो क्लिप के बाहर आने से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल एनडीए ने फिलहाल लालू प्रसाद को रांची से शिफ्ट करके तिहाड़ जेल भेजने की मांग उठाई है और इस पूरे विवाद पर सीबीआई जांच की मांग भी की है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। इस ऑडियो बॉम्ब के बाद जो बवाल हुआ है वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको ये तो बताएं कि लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप है उसके मुताबिक वो कहां से ये खेल कर रहे हैं। दरअसल रांची के रिम्स के केली बंगले में इस वक्त लालू प्रसाद यादव है। डायरेक्टर का बंगला है ये और 25 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा का पूरा बंगला। मतलब आप समझ सकते हैं ब्रिटिश काल का बना हुआ है, बड़े बड़े कमरे हैं इसमें, 4 बड़े कमरे, 2 डाइनिंग हॉल। बंगले में 2 सेवादार भी बाकायदा लालू प्रसाद यादव को मिले हुए हैं। कोरोना से बचाने के लिए दरअसल उन्हें यहां पर शिफ्ट किया गया था 6 दिसंबर 2018, जब रिम्स के पेइंग वार्ड में वो भर्ती हो गए। पेइंग वार्ड का रोजाना किराया 1000 रुपए का है। हर 5 दिन बाद जमा होते हैं 5000 रुपए और उसके बाद ही आप रह सकते हैं। 690 दिन लालू रहे हैं इस पेइंग वार्ड में। अभी तक रिम्स को करीब 7 लाख चुका चुके हैं लालू प्रसाद यादव सिर्फ इस पेइंग वार्ड में रहने के लिए। कहने को तो लालू प्रसाद यादव रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया कैसे वो पेइंग वार्ड में रह रहे हैं, इतनी कीमत चुका रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि वो वहां रहकर पूरी की पूरी सियासत बिहार की अपने तरीके से चला रहे हैं। आज जो ये ऑडियो बॉम्ब सामने आया है उस पर आरजेडी की दलील सामने आई है। उनका कहना है ये कोई कलाकार है जो लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री कर रहा है। आप पासवान की बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर, अच्छा पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना।
आखिर कैसे लालू यादव के पास फोन पहुंचा, कैसे लालू यादव ने जेल में रहते हुए फोन का इस्तेमाल किया, ये सवाल अब सियासी फिजाओं में है। लालू यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता मुजरिम हैं। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। लालू को रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया था। बाद में कोरोना के खतरे को देखते हुए लालू को रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया। इस बंगले को रिम्स का केली बंगला कहा जाता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सजायाफ्ता होने के बाद अभी फिलहाल इस एक केली बंगलों में हैं और जब कोरोना जो है स्पाइक पे था और उनके सेवादारों को कोरोना जो है वो पाया गया था, कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे, उसके बाद उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया था ताकि वो संक्रमण से बचे रहें। हालांकि बीजेपी का यह लगातार आरोप रहा है कि जब से यहाँ चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, यानी हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है, तब से इन्हें रेड कारपेट जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और लगातार वो फोन कॉल्स करते हैं। इसके अलावा जो है तमाम प्रिविलेज जो है उसका वो इस्तेमाल करते हैं, तमाम सहूलियतें जो है उनको दी जाती है। सुशील मोदी ने लालू के जिस तथाकथित नंबर का अपने ट्वीट में जिक्र किया था, उसके बारे में पता चला है कि वो लालू यादव के सेवादार इरफान अंसारी का है। लालू यादव के इस ऑडियो टेप कांड को लेकर झारखंड में भी सियासत गर्म है। पूरे तरीके से जेल मैनुअल का उल्लंघन है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि लालू प्रसाद जी को अविलंब होटवार जेल में वापस शिफ्ट किया जाए। वहां भी अस्पताल है, वहां भी इनका इलाज चल सकता है और अब तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको वापस होटवार जेल भेजना चाहिए। सुशील मोदी अपनी आवाज क्यों नहीं सुना रहे हैं? सुशील मोदी अपनी आवाज यदि लालू जी से बात किए हैं तो अपनी आवाज क्यों नहीं सुना रहे हैं? लेकिन दूसरा ऑडियो तो वायरल हो रहा है। दूसरा ऑडियो वायरल हो रहा है तो सुशील मोदी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने भी बात किया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लालू यादव और बीजेपी विधायक ललन पासवान का ये कथित ऑडियो टेप सामने क्या आया? एनडीए और विपक्ष में घमासान होने लगा। जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है। यह सिर्फ महागठबंधन के नेताओं को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। अगर किसी विधायकों से बात करनी होगी तो वो बुला के चैम्बर में बात कर लेंगे। अभी क्या है, फिल्म आप लोग देखें, ये साउंड मुझे लगता है कि किसी तरह से मैनिपुलेट किया गया है और हमारे महागठबंधन के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करने की कोशिश है। ये लोकतंत्र की गला घोटने का काम हमेशा से जो आरजेडी के लोगों ने किया है उसका एक उदाहरण है ये, और निश्चित रूप से यह झारखंड सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जेल में सजायाफ्ता आदमी जेल से सभी लोगों को फोन कर रहा है, या कहीं न कहीं झारखंड सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जिस तरह के सुशील मोदी जी का ओछी हरकत और इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाने का उनकी पुरानी आदत है। जनता के जनोस्कार से उनको कोई मतलब नहीं है। ओछी हरकत और इस तरह से छोटी छोटी बात में वो अब जिस बात की करते हैं, लालू जी की आवाज में तो सैकड़ों आदमी बोलते हैं। आप बोलिए तो अभी बुलवा के आपको आवाज। आप पासवान जी बधाई। जी प्रणाम। चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे। जी अच्छा लगा। अच्छा सुनो। हाँ। लालू यादव के कथित फोन पर एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है, वहीं जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार लालू के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने जा रहे हैं। और लालू यादव का तो अति हो गया, यहाँ से सीधे वो एमएलए को मैनेज कर रहे हैं। इस पर हम लोग जो है हम याचिका दायर कर रहे हैं और इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे हमारी मांग है कि एफआईआर, फ्रेश एफआईआर इसके लिए अलग से हो। लालू यादव के जेल से सियासत में सक्रिय रहने की बातें नई नहीं हैं। बिहार चुनावों की मतगणना के दिन भी लालू यादव की जेल से तस्वीर आई थी। ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं कि जेल में लालू यादव को जरूरत से ज्यादा सहूलियत दी जा रही है। अब लालू यादव का कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद सत्ता पक्ष एक बार फिर जेल प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव और सत्यजीत कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।
तो बाहर लालू के तथाकथित ऑडियो बॉम्ब पर बवाल मचा हुआ था और संग्राम विधानसभा के अंदर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 51 साल बाद बिहार में जो विधानसभा स्पीकर है उसके लिए आज चुनाव हुआ। आखिरकार जीते बीजेपी के विजय सिन्हा, और विजय सिन्हा बीजेपी के पहले ऐसे विधायक बने जो स्पीकर के पद पर बैठेगा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही सदन की गहमागहमी देखकर आने वाले दिनों का ट्रेलर साफ दिखाई देने लगा। बहुमत वाला सत्ता पक्ष लेकिन मजबूत विपक्ष की ताकत बिहार विधानसभा में साफ नजर आ रही थी। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए जैसे ही सदन में विधायक पहुंचे, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गया। पूरे सदन में शोर शराबा मचने लगा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बिहार का जनादेश इस बार थोड़ा हटकर है। नीतीश को सत्ता की बागडोर तो मिली है, लेकिन तेजस्वी ज्यादा दूर नहीं खड़े हैं। आंकड़ों की बिसात पर एक दूसरे के करीब खड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष की तलखी स्पीकर के चुनाव के दौरान दिखी गई। तेजस्वी ने स्पीकर चुनाव में गुप्त मतदान का सवाल उठाया और नीतीश कुमार की सदन में मौजूदगी पर भी तीर चलाए, तो नीतीश ने भी खूब आईना दिखाया। जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा परंपरा की बात कर रहे हैं आप, जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। हम लोग चले जाते हैं। हम लोग को सदस्य क्यों बनाया? भाग चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा? ये बेईमानी है। जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे। यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। विधानसभा स्पीकर के चुनाव में मतदान के तरीकों को लेकर दोनों पक्षों में घमासान छिड़ गया। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल पड़ा। और जो सूचना मिली है, इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन, या बेईमानी से चलेगा। नई विधानसभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्ष पद को आपने संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा। सदन की कार्यवाही भी बेहतरीन ढंग से संचालित होगी। खैर, शोर शराबे के बीच ही स्पीकर का चुनाव मुकाम तक पहुंचा। बीजेपी विधायक विजय सिन्हा ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिए गए, लेकिन तेजस्वी का विरोध जारी रहा। सदन के बाहर आकर भी तेजस्वी वोटिंग के दौरान नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सवाल उठाते रहे। बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है। कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन, या बेईमानी से चलेगा। बाद में नए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उनके आसन पर बिठाया। 51 साल बाद बिहार विधानसभा में स्पीकर पद के लिए वोटिंग हुई। इससे पहले 1969 में स्पीकर पद के लिए वोटिंग हुई थी। इसके बाद से अब तक सभी स्पीकर निर्विरोध चुने गए थे। ये पहली बार है जब बीजेपी का कोई विधायक विधानसभा अध्यक्ष बना है। विजय सिन्हा लखीसराय से लगातार तीसरी बार बीजेपी विधायक बने हैं। वे एनडीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े, जबकि उनके विरोध में 114 वोट पड़े थे। मांझी ने प्रोटेम स्पीकर होने की वजह से वोट नहीं दिया, जबकि बीएसपी के 2 विधायक गैर हाजिर रहे। विजय सिन्हा के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर उनके चुनावी इलाके लखीसराय में जश्न का माहौल हो गया। कार्यकर्ताओं ने विजय सिन्हा के घर पर होली और दिवाली मनाई, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब बात दिल्ली में कोरोना के हाहाकार की, या फिर यूं कहिए
कोरोना मौत का दूसरा नाम बन गया है। राजधानी में लगातार कई दिनों से 100 से ज्यादा लोगों की रोज मौत हो रही है। अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। एक्सपर्ट से सुझाव मांगा है। नवंबर दिल्ली में कोरोना से 109 लोगों की मौत। 23 नवंबर दिल्ली में कोरोना से 121 लोगों की मौत। 22 नवंबर दिल्ली में कोरोना से 121 लोगों की मौत। 21 नवंबर दिल्ली में कोरोना से 111 लोगों की मौत। 20 नवंबर दिल्ली में कोरोना से 118 लोगों की मौत। जी हां, दिल्ली में कोरोना के इस आंकड़े को हल्के में लेने की कोशिश कतई मत कीजिएगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना किस कदर घातक हो चुका है वो इससे पता चलता है कि पिछले 5 दिन से दिल्ली में लगातार 100 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। लगातार 5वें दिन दिल्ली में 100 से अधिक मौतें हुई हैं कोविड के चलते। और अगर अभी पूरा हम लोग टैली देखें, जितनी भी डेथ्स हुई हैं अब तक कोविड-19 के कारण, तो उसका जो टैली है वो 8,000 पार कर गया है। अगर हम लास्ट 24 आवर्स में फ्रेश केसेस की बात करें तो 6,000 से अधिक केसेस दिल्ली में रिकॉर्ड करे गए हैं। और अभी अगर एक्टिव केसेस की, हम टोटल एक्टिव केसेस की बात करें दिल्ली में कोविड-19 की, तो वो 38,501 पे अभी बेसिकली बना हुआ है। 4,000 से अधिक लोगों ने रिकवर भी किया है कोविड-19 से। पर अगर हम RT-PCR टेस्ट की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि लास्ट 24 घंटों में सबसे अधिक RT-PCR के टेस्ट कराए गए हैं, जिसका नंबर 24,000 से पार कर गया है। तो ये अब तक के आंकड़े हैं। दिल्ली में 13 दिनों में 7वीं बार 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। दिवाली के बाद देश में कोरोना से हुई हर 5वीं मौत दिल्ली में। दिल्ली में 11 दिनों में कोरोना से 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। देश की राजधानी में इस वक्त कोरोना का एक एक आंकड़ा दहशत पैदा कर रहा है। कोरोना जब से देश में आया है, दिल्ली में अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। दिल्ली में कोरोना का साया बरकरार है और इस वक्त हम हैं लाजपत नगर मार्केट में, जो कि साउथ दिल्ली, जो कि पॉश मानी जाती है, उसका सबसे बड़ा बाजारों में से एक है। लोगों की आवाजाही में कमी नहीं है, बाजार बदस्तूर काम कर रहा है। इस बीच दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में कई सारे फैसले लिए जाने हैं, खासतौर पर कोरोना को लेकर के कि आखिरकार आगे क्या कुछ रणनीति होगी, बिस्तरों के इंतजाम किस तरीके से किए जाएंगे, जो ICU बेड्स हैं उनकी कमी थी। इसके अलावा जो गृह मंत्रालय ने बैठक ली थी उसके हिसाब से भी ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस कैसे मौत बांट रहा है, ये आंकड़ा और भी डरावना है। जी हां, दिवाली के बाद से अब तक देश में कोरोना से हुई हर 5वीं मौत दिल्ली में हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने जो डेटा जारी किया है उसके अनुसार देश भर में 15 से 21 नवंबर के बीच यानी एक हफ्ते में कुल 3,588 कोरोना संक्रमितों की जान गई, जिसमें सबसे ज्यादा 751 मौतें दिल्ली में हुई हैं। और अब दिल्ली में कोरोना की सख्ती भी देखी जा रही है। दिल्ली के जिन मार्केट्स में लोग खुले मुंह घूम रहे थे, अब मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 5वें दिन कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 के पार है। कुल 6,000 से ज्यादा नए केस सामने भी आए हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने तमाम जो नियम है उनको सख्त कर दिया है। मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया है और जहां कहीं भी इसका उल्लंघन हो रहा है वहां भी जुर्माना किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अलावा कई सारी दिल्ली सरकार की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और जहां कहीं भी उल्लंघन हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरोजनी नगर मार्केट का हम आपको हाल दिखाते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो भी लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मास्क सभी लोगों ने जरूर पहना हुआ है। जब से जुर्माना बढ़ा दिया गया है तब से देखने में आया है कि मास्क पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से।
दिल्ली में कोरोना ने बेहिसाब मौत बांटना शुरू किया तो केजरीवाल सरकार की भी नींद उड़ गई है। अब केजरीवाल दिल्ली में कोरोना से हो रही बेहिसाब मौतों पर एक्सपर्ट से सुझाव मांग रहे हैं। बुधवार को केजरीवाल ने कहा कि एक्सपर्ट्स मौत के मामलों का ऑडिट करें और सुझाव दें कि किस तरह मौत को कम किया जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने ये सुझाव दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के दौरान मांगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोरोना महामारी के वक्त दिल्ली में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी है। केजरीवाल सरकार मौसम और प्रदूषण को दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। मंगलवार यानी 24 नवंबर को हुई कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में केजरीवाल ने पराली को दिल्ली में फैल रही कोरोना की सबसे बड़ी वजह बताई। केजरीवाल सरकार पराली के लिए हरियाणा और पंजाब की सरकारों को कोस रही थी कि दिल्ली के गाजीपुर से प्रदूषण का धुआं उठने लगा। कोरोना की इस तीसरी लहर में ये धुआं कितना घातक है, इसका अंदाजा केजरीवाल सरकार को भी है। अगर इस धुएं की बात करें तो इतना धुआं सीधे सीधे पर्यावरण में मिल रहा है और इस धुएं की वजह से जिसका रंग सफेद और काला दोनों है, क्योंकि इस कूड़े के ढेर में न जाने कितने तरीके के पदार्थ हैं जो न सिर्फ ज्वलनशील हैं बल्कि जहरीले भी हैं और इनमें जब आग लगती है तो उनसे बहुत ज्यादा प्रदूषणकारी तत्व और गैस बाहर निकलते हैं जो सीधे पर्यावरण को अशुद्ध करते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,224 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर 10.14% दर्ज की गई है। ऊपर से दिल्ली में मौसम घातक बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली का भगवान ही मालिक लगता है। आज तक ब्यूरो। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में क्या हाल है आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे। वैसे तो यूपी, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उन सब पर सख्त नजर रखी जा रही है। लेकिन राजस्थान का हाल सुनिए। 25,000 शादियां हैं आज राजस्थान में। दिल्ली में कोरोना ने मौत बांटना शुरू किया तो समूचा देश अलर्ट पर चला गया है। आज से महाराष्ट्र में आने वालों के लिए नियम बदल दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर उद्धव सरकार की ओर से महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं जो आज से लागू होने जा रहे हैं। उसमें दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, गोवा और राजस्थान से जितने भी यात्री यहां पर आएंगे उनको 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट दिखाना होगा, तभी उनको आने की इजाजत मिलेगी। ये बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर ये नए नियम लागू भी हो चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से मुंबई आ रहे यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर यही सख्ती की गई है। ट्रैवल गाइडलाइंस आज से रेल यात्रियों के लिए भी लागू होंगी। अगर आप दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से मुंबई या महाराष्ट्र में सफर कर रहे हैं ट्रेन से तो आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं भी आते हैं तब आपकी स्क्रीनिंग करी जाएगी। अगर आप में सिम्टम्स दिखते हैं तो एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा और अगर उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये देखिए, ये हैं जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें। मुंबई जाने वाले सभी यात्री अपने अपने हाथों में कोरोना रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं। मुंबई जाने के लिए नई गाइडलाइंस आई है कि कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही जा सकते हैं। जयपुर से 7 फ्लाइटें रोज जाती है। बहुत सारे यात्री हैं जो जा रहे हैं मुंबई। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। आपने ये टेस्ट कराया है? जी। ये देख सकते हैं इन्होंने बिलाल से अपना टेस्ट कराया है। टेस्ट करा के ले जा रहे हैं। और ये कब कराया आपने? कल। ये गाइडलाइन आने के बाद? जी। आपने भी कराया अपना? हाँ जी, इसीलिए साथ में। मुंबई में दिल्ली से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। वाराणसी में भी ट्रेन के जरिए दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। मुरादाबाद में भी दिल्ली से जाने वालों के टेस्ट हो रहे हैं और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो रोजाना दिल्ली आने जाने वाले भी टेस्ट से नहीं बच रहे।
उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 2274 नए संक्रमण के कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं, जबकि 2032 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है और इस समय 23,928 लोग सक्रिय कोरोना के मरीज हैं। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बाकायदा ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं। इतनी सख्ती के बावजूद भी राज्य सरकारों के लिए कोरोना को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। आज अगर किसी राज्य के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है तो वो है राजस्थान। जी हाँ, एक तरफ राजस्थान में रोजाना 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज पूरे राजस्थान में 25,000 से ज्यादा शादियां हैं। इसमें अकेले 3000 शादियां सिर्फ जयपुर में हैं, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 लाख लोग जुड़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने एहतियातन कानून को सख्त करते हुए 100 लोगों से ज्यादा शादी में भीड़ करने पर 25,000 का जुर्माना रखा है। इसके अलावा संबंधित पुलिस थाने और एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है कि हर एक शादी पर नजर रखेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में जैसे ही शहनाई की गूंज सुनाई दी, पुलिस और प्रशासन की टीम ने 3 शादियों पर सख्त कार्रवाई कर डाली और 67,500 का जुर्माना भी वसूल किया। इन शादियों में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाए गए थे। 2-3 जगहों के ऊपर जहां पर ये कार्रवाई करी, वहां पर पाया कि एक तो लोगों की जो निर्धारित संख्या है वो 100 से ज़्यादा थी और दोनों घराती बराती दोनों मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो लोग हो रहे थे। एक जगह के ऊपर हमसे परमिशन नहीं ली गई थी और उसके अलावा एक जगह जो सैनिटाइज जो आपके जो कोरोना के लिए जो सावधानी के जो नॉर्म्स हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र वहाँ पर रखना चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, इसकी पालना नहीं हो रही थी। तो अलग अलग जो नॉर्म्स हैं उनको लेकर के अलग अलग जो निर्धारित उनकी जुर्माना राशि जो लगाई गई है वो वसूल करी गई। जबकि राजस्थान के दौसा में प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ शादियों में मेहमानों की गिनती की चेकिंग होगी, बल्कि शादियों में जाकर हलवाई, केटर्स और दूसरे कर्मियों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी ताकि संक्रमण को रोका जा सके। शादियां हैं, जितने भी मैरिज हॉल्स हैं, जितने भी हलवाई हैं, उनको पाबंद कर दिया गया है। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट से आदेश निकाल के कि है ना अपने जो व्यवसाय को है लिमिटेड कोविड की गाइडलाइन पालना करते हुए रखें और वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा और अगर कोई स्पेशल वीडियोग्राफी और स्पेशल टीम के द्वारा जांच करवानी है वो भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा करा दी जाएगी और इसमें मैरिज हॉल्स को स्ट्रिक्ट रूप से पाबंद करना चाहेंगे कि बिल्कुल इसमें कोई भी रिलैक्सेशन ना बरतें। पब्लिक लाइफ में काम करने वाले कल प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्यों के साथ कोरोना को लेकर मीटिंग की थी और आज से एक्शन शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल नहीं रहे। कोविड-19 की वजह से उनकी मौत हो गई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था, लेकिन देश के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। never angry, always helps people. हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। कभी जीवन में अनाथ होना नहीं अपने आप को समझ में आया कभी, तो आज लगता ऐसा है कि हम लोग अनाथ हैं, हम लोग अनाथ हुए हैं। आज देश का एक और कद्दावर नेता कोरोना के चलते दुनिया को अलविदा कह गया। जी हां, कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल का निधन हो गया। 1 महीने पहले ही अहमद पटेल कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। अहमद पटेल के पार्थिव शरीर को शाम को दिल्ली से वडोदरा ले जाया जाएगा, जहां से उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा।
कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का देहांत हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उनके घर भरूच पिराना में आप देख सकते हैं जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो उनका आना यहाँ पे जारी है। जो उनकी बहनें हैं, जो एक नवसारी में रहती है, दूसरी वलसाड़ में रहती है, तो वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पे सारे लोगों को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश के कई बड़े राजनेताओं ने अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। 71 साल के अहमद पटेल 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। हमेशा पर्दे के पीछे से राजनीति करने वाले अहमद पटेल कांग्रेस परिवार के विश्वस्त नेताओं में गिने जाते थे। भरूच से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।